हेलो एवरीबॉडी, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आई एम दीपिका फ्रॉम लर्नो हब, एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एंड एसएसटी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com। तो बच्चों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 8 आईसीएसई बायोलॉजी का रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के बचे हुए टॉपिक्स को। तो जितने भी रिमेनिंग टॉपिक्स हैं उनको आज हम इस सेशन में खत्म करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। फ्लावर एक प्लांट का बहुत ही सुंदर, बहुत ही कलरफुल, एक क्लियरली विजिबल पार्ट होता है जिसे देखकर सब लोग फ्लावर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। हम ही नहीं बल्कि इंसेक्ट्स, बर्ड्स भी एक प्लांट की तरफ आते हैं इन फूलों को देखकर। अगर हमें किसी को गिफ्ट देना है तो सबसे पहला आइडिया क्या आता है? सबसे पहला आइडिया आता है कि चलो फूल देते हैं, क्योंकि फूल देख के सब लोग खुश हो जाते हैं। नाउ कमिंग ऑन टू द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावर। सो विदाउट thinking of anything, let us first understand the structure of a flower. So we'll start from the base. तो जब भी अगर हम एक फ्लावर की बात करें तो अगर हम एक फ्लावर को पकड़ेंगे तो कुछ ऐसा पकड़ेंगे, ऊपर होगा फ्लावर और नीचे होगी एक स्टेम, एक डंडी सी, राइट? सो दैट इज कॉल्ड एज स्टेम और उसे हम स्टॉक भी बुलाते हैं। उसके बाद सो दिस ग्रीन कलर्ड पोर्शन इज स्टॉक और इसके ऊपर होता है एक स्वॉलन पार्ट। सो दिस स्वॉलन पार्ट इज कॉल्ड एज थैलेमस। क्लियर? अब थैलेमस के ऊपर टिका है पूरा का पूरे फ्लावर के बाकी स्ट्रक्चर्स। इसमें सबसे पहले आप देखते हो ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स, ये लीफ के जैसे कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, इन्हें हम बुलाते हैं सेपल्स। ठीक है, ये जो ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, दीज आर कॉल्ड एज सेपल्स। सो दे हैव देयर डिफरेंट नेम्स इन बायोलॉजिकल टर्म्स दैट वी विल लर्न जब हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे और जब हम इनको डिटेल में हर एक पार्ट को डिस्कस करेंगे। द नेक्स्ट कम्स इज दीज कलरफुल पार्ट्स। ये जो कलरफुल पार्ट्स है जिसे देख के हर कोई एक फूल की तरफ अट्रैक्ट होता है, सो दे आर द पेटल्स, राइट? अब अगर आप इन पेटल्स के अंदर, इन पेटल्स को थोड़ा सा साइड हटा के अगर आप देखने की कोशिश करोगे, सो यू विल सी सर्टेन स्ट्रक्चर्स विच आर लॉन्ग और ऊपर ना कुछ बल्ब है उनके ऊपर। सो देयर इज अ लॉन्ग स्ट्रक्चर, मतलब एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है लॉन्ग और उसके ऊपर बल्ब है। तो ये काफ़ी सारे देखने को मिलते हैं हमें इनसाइड अ फ्लावर। तो ये क्या हैं? दीज आर द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स विच आर कॉल्ड एज स्टेमन। ठीक है, इसको स्टेमन बुलाते हैं। तो स्टेमन के दो पार्ट्स होते हैं, ये जो लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है दिस इज द फिलामेंट और ऊपर जो बल्ब है सो दैट इज कॉल्ड एज एंथर। सो इन टोटल दिस इज कॉल्ड एज स्टेमन। क्लियर? ये हम समझ गए। अब इसके बाद आगे अगर हम बढ़े तो इसके अंदर ये स्टेमन बाहर होते हैं और उसके अंदर स्टेमन के अंदर ये जो स्टेमन के एक तरह से घेरा होता है ना, इसके अंदर हमें एक सिंगल ऐसा कुछ स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जो नीचे से, जिसका बेस थोड़ा फूला हुआ होता है, स्वॉलन होता है, फिर ऊपर को नेक होती है और ऊपर एक लैंडिंग एरिया होता है। ठीक है, सो दिस लैंडिंग एरिया, वाई आई एम कॉलिंग इट अ लैंडिंग एरिया, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड एंड आई विल टेल यू द रीजन वाई आई हैव यूज्ड दिस वर्ड। ठीक है, लेटर व्हेन वी विल डिस्कस पॉलिनेशन। ठीक है, ओके। सो नाउ ये आ गया एक लैंडिंग एरिया, एक फ्लैट सा एरिया, right? So this is the stigma, then this tube is the style, and now the swollen part is ovary, and together they are called pistil, which makes the female reproductive part of a flower. Clear? So ये आपको पूरा समझ आ गया। So यहाँ पर क्या है? स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। तो अगर हम फ्लावर के स्ट्रक्चर की बात करें, ये क्या है? दिस इज अ स्पेशलाइज्ड शूट। ठीक है, जहां पर लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू फ्लोरल स्ट्रक्चर्स। यहां पर क्या हो रहा है? लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू फ्लावर्स। क्लियर? तो यहां पर लीव्स फ्लावर्स बन गए हैं, लीव्स ने मॉडिफाई कर लिया खुद को और अब वो फ्लावर्स बन गए हैं। लेट अस नाउ ट्राई टू लेबल द स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावर ऑन आवर ओन। ठीक है, तो शुरू करें। तो सबसे पहले आप नीचे ये एक
डंडी सी देख रहे हो, स्टॉक, ठीक है, जिसे हम स्टॉक बुलाएंगे, क्या बुलाएंगे इसे हम, विल कॉल इट स्टॉक। स्टॉक के ऊपर जो स्वॉलन स्ट्रक्चर है, द स्वॉलन स्ट्रक्चर इज थैलेमस, राइट। अब उसके ऊपर कुछ पत्ते जैसे हैं, लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, सो दीज लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एज सेपल्स। और सेपल्स के ऊपर अब हमें कलरफुल पोर्शन दिखाई दे रहा है, राइट। सो दीज कलरफुल पोर्शंस आर कॉल्ड एज पेटल्स। क्लियर, तो इतना हो गया। अब इन सेपल्स के अंदर क्या है, इन सेपल्स के अंदर है बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द फ्लावर, विच इज द फर्स्ट वन इज दिस। यहाँ पर एक लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स है और उसके ऊपर बल्ब है, ठीक है। सो दे आर मोर इन नंबर, लाइक काफ़ी सारे होते हैं एक फ्लावर में, और जो नंबर है दैट इज वेरिएबल। क्लियर, तो यहाँ पर दिस थ्रेड इज कॉल्ड एज फिलामेंट, and on the top is this bulb like structure which is called as anther. Clear, and total it is called as stamen. Clear, यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर this structure is called as ovary, ठीक है। अब यहाँ पर ये long narrow tube है, it is called as style, and on the top is this landing area which is called as stigma. Clear, so stigma, style and ovary, and together they are termed as pistil. क्लियर, तो हम लेबल कर पाए हैं। तो इसका मतलब कि फ्लावर का बेसिक स्ट्रक्चर में क्या क्या पार्ट्स हैं वो हमें समझ आ गए। तो अब इनको फर्दर डिस्कस करते हैं हर एक पार्ट को। नाउ द फर्स्ट पार्ट इज द स्टॉक, द पेडिसिल, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट है, सो दिस इज व्हाट, दिस इज स्टॉक, जिसे हम एक और नाम से बुलाते हैं, दैट इज पेडिसिल। तो ये वो पार्ट होता है एक फ्लावर का जो शूट से अटैच होता है। मतलब अगर ये शूट सिस्टम है तो शूट सिस्टम से जब एक फ्लावर अटैच्ड होगा तो वो किसके हेल्प से अटैच होगा, दिस पेडिसिल। क्लियर, ये एक प्लांट को सपोर्ट सिस्टम देता है, राइट। तो इसका इतना ही काम है। तो फ्लावर्स जो होते हैं जिनके पास स्टॉक नहीं होती है, वो फ्लावर्स जिनके पास ये लॉन्ग स्टॉक नहीं होती है, देखे होंगे आपने ऐसे भी फ्लावर्स, तो उन फ्लावर्स को हम बुलाते हैं सिसाइल। कैसे फ्लावर्स, सिसाइल फ्लावर्स। डू यू रिमेंबर जब हमने लीफ पढ़ा था, तो लीफ में भी हमने पिटियोल पढ़ा था कि एक लीफ होता है, लीफ जो है उसमें एक ये वाला स्ट्रक्चर होता है जो उसे स्टेम से जोड़ता है। लेकिन कई लीव्स ऐसे होते हैं जिसमें ये पिटियोल एब्सेंट होता है, तो वो लीव्स जिनमें पिटियोल एब्सेंट होता था उन्हें भी हम क्या बुलाते थे, सिसाइल लीव्स। तो वैसे ही वो फ्लावर्स जिनमें ये स्टॉक एब्सेंट होती है उन्हें भी हम क्या बुलाते हैं, सिसाइल फ्लावर्स, ठीक है। उसके बाद नाउ कम्स द थैलेमस। सो थैलेमस क्या है, तो आप ये वाला पोर्शन देख रहे हो, सो दिस एनलार्ज्ड पोर्शन, सो दिस एनलार्ज्ड पोर्शन इज बेसिकली थैलेमस। थैलेमस का एक और नाम भी है, दैट इज रिसेप्टिकल। सो दिस इज द अनदर नेम गिवन टू द थैलेमस। ये क्या है, ये एक एनलार्ज्ड पार्ट है, जहाँ पर स्टॉक खत्म होती है वहाँ से एक एनलार्ज्ड पार्ट शुरू होता है जो स्लाइटली फ्लैट भी होता है। तो ये एक कप शेप का ऑर्गन है। तो अगर हम देखें तो ये कैसा है, दिस इज बेसिकली अ कप शेप्ड पार्ट विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज रिसेप्टिकल, ठीक है, या इसे थैलेमस भी बुलाते हैं। और यहाँ से ही इसी स्वॉलन पार्ट से अब शुरू होते हैं फ्लावर के मेन पार्ट्स, ठीक है। तो मेन पार्ट्स को शुरू करते हैं हम। तो सबसे पहला जो पार्ट आता है, सो देर आर बेसिकली द टू टाइप्स ऑफ पार्ट्स, वन इज द एक्सेसरी एंड वन आर द रिप्रोडक्टिव। तो एक्सेसरी पार्ट्स में आते हैं सेपल्स और पेटल्स, और मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में आते हैं कौन, स्टेमन एंड पिस्टिल, ठीक है। तो अभी इतना कंफ्यूज नहीं होंगे हम, अभी हम सीधा आगे बढ़ेंगे और हम बात करेंगे सबसे पहले सेपल्स की। तो ये जो ग्रीन कलर्ड स्ट्रक्चर्स हम यहाँ पर देख रहे हैं, दीज आर व्हाट, दीज आर द सेपल्स, और इन्हीं सेपल्स को हम कैलिक्स भी बुलाते हैं,
क्या बुलाते हैं? सो इन बायोलॉजिकल टर्म्स वी कॉल देम कैलिक्स। ठीक है, अब ये सबसे पहले आउटर मोस्ट वॉल होता है, मतलब अगर एक फ्लावर को देखो ना, तो एक फ्लावर ना कुछ ऐसे रिंग्स में होता है कि सबसे बाहर क्या है? सबसे बाहर है सेपल्स, ये ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर। सो दिस रिप्रेजेंट द सेपल्स रिप्रेजेंट द आउटर मोस्ट वॉल, जिसमें छोटे छोटे ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। नाउ बड स्टेज में क्या होता है? जब एक फ्लावर एक बड स्टेज में होता है, जैसे एक फ्लावर जब खिलता है, सो इट स्प्रेड्स आउट इट्स पेटल्स, राइट। लेकिन बड स्टेज में क्या होता है कि ये जो पेटल्स होते हैं ना, ये बिल्कुल ऐसे बंद होते हैं। तो इस बड स्टेज में इस फ्लावर को प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है? सेपल्स, दैट इज द काइलिक्स, राइट। सो इट इनक्लोजेस द इनर पार्ट्स ऑफ द फ्लावर विच प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू द ग्रोइंग बड। तो अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट रिप्रोडक्टिव पार्ट्स जो है वो अभी ग्रो हो रहे हैं, तो उनको प्रोटेक्ट करने का काम कौन करेगा? कैलिक्स करेगा या सेपल्स करेंगे, राइट। तो आगे सेपल्स क्या हैं? सेपल्स बेसिकली ग्रीन आउटर मोस्ट पार्ट है एक फ्लावर का, एंड लेट मी टेल यू दीज आर द एक्सेसरी पार्ट्स, राइट, एक्सेसरी पार्ट्स। तो फ्लावर का ना मेन काम क्या है? फ्लावर इज द मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट, राइट। लेकिन कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जो डायरेक्टली उनकी रिप्रोडक्शन में तो हेल्प नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी वो एक प्लांट के लिए इम्पॉर्टेंट है, राइट, एक फ्लावर के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो ऐसे पार्ट्स को हम एक्सेसरी पार्ट्स बोलते हैं, जिसमें सेपल्स और पेटल्स आती हैं। तो सेपल्स हमें समझ आ गया। पेटल्स की तरफ बढ़ते हैं, तो पेटल्स को एक और नाम दिया जाता है, दैट इज कोरोला, राइट। अब सबसे बाहर कौन है? सबसे बाहर है ये ग्रीन कलर्ड स्ट्रक्चर्स विच आर द सेपल्स। अब उसके बाद शुरू होता है, एक गोला खत्म हो गया हमारा, कौन सा? सेपल्स वाला। अब उसके अंदर आती हैं पेटल्स। तो अगर आप एक फूल को भी देखने की कोशिश करो तो सबसे बाहर सेपल्स दिखाई देंगे, फिर अंदर उसके अंदर की साइड से निकल रहे होंगे कौन? पेटल्स। सो पेटल्स आर द सेकेंड इनर वॉल, ठीक है। ये कलरफुल होते हैं, कई बार वाइट भी होते हैं, लेकिन कभी भी आपको ये ग्रीन नहीं देखने को मिलेंगे। इनका क्या काम है? दे परफॉर्म अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ अट्रैक्टिंग इंसेक्ट्स। तो ये इंसेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं पॉलिनेशन के लिए। तो पॉलिनेशन क्या है? दैट वी विल डिस्कस जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, आई लेट यू नो। तो मतलब इंसेक्ट आता है, वो प्लांट के ऊपर बैठता है और यहाँ से गैमीट उठाता है और दूसरी जगह पर ट्रांसफर कर देता है, दैट इज पॉलिनेशन, ठीक है। साइंटिफिक टर्म्स we'll discuss later. Now, so if I say what is a petal, so what you will write? You will write these are the large, fragrant and brightly colored parts of a flower. तो बड़े बड़े large, fragrant और बहुत ज़्यादा कलरफुल ब्राइट कलर्स वाले पार्ट होते हैं एक फ्लावर के। तो अगेन अगर हम इसको देखें तो ये जो पेटल्स हैं ना, these are also not directly linked or directly involved in reproduction. So these are also the accessory पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर। क्लियर? तो आपको एक्सेसरी पार्ट्स हम क्यों बोल रहे हैं वो समझ आ गया, क्योंकि ये डायरेक्ट रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं है। फ्लावर का क्या काम है? फ्लावर एक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है प्लांट का, लेकिन इसके जो मेन रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं वो तो अंदर हैं, ये तो बाहर की लेयर्स हैं और ये डायरेक्ट रिप्रोडक्शन में हेल्प नहीं करती हैं, ठीक है। ये उनको प्रोटेक्ट कर रही हैं, ये इंसेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही हैं, बट डायरेक्टली गैमीट्स तो नहीं बना रही हैं। क्लियर? तो आगे बढ़ें। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है कुछ ऐसे फ्लावर्स जिनमें आपको ना सेपल्स नहीं दिखाई देंगी। सेपल्स क्या हैं? सेपल्स आर द ग्रीन कलर्ड स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो फ्लावर में वो जो ग्रीन कलर के हमने स्ट्रक्चर देखे थे, राइट, सो दे आर द सेपल्स। तो यहाँ पर कुछ ऐसे फ्लावर्स होते हैं जिनमें सेपल्स नहीं होते हैं, उन्हें हम बुलाते हैं ए सेपलस फ्लावर्स, ठीक है। तो समझ आ गया। अब वहीं पर कुछ ऐसे फ्लावर्स होते हैं जहाँ पर सेपल्स और पेटल्स आर फ्यूज्ड। तो यहाँ पर क्या होता है? सेपल्स जो ग्रीन कलर्ड स्ट्रक्चर्स हैं प्लस जो हमारे कलरफुल स्ट्रक्चर्स हैं जिन्हें हम पेटल्स बुलाते हैं, सो दीज आर फ्यूज्ड विद ईच अदर, और इस कंडीशन को हम बुलाते हैं पेरियांथ और
टेपल्स, सेपल्स और पेटल्स का हमने बना दिया टेपल्स, तो बायोलॉजिकल टर्म्स में हम इसे बुलाएंगे पेरियांथ। क्लियर, समझ आया। अब यहीं से ना दो तरह के पेरियांथ, सबसे पहले है सेपलॉइड पेरियांथ और दूसरा है पेटलॉइड पेरियांथ। ये क्या होगा, तो अगर हम सेपलॉइड, मतलब हम यहाँ पर कहीं ना कहीं सेपल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर जो पेरियांथ है बेसिकली इट इज ग्रीन कलर्ड, ये ग्रीन कलर का है जो पेरियांथ है, जो फ्यूजन है सेपल्स और पेटल्स का, इसका जो कलर आया है दैट इज ग्रीन कलर। सो इट इज अ सेपलॉइड पेरियांथ, मतलब सेपल की तरह दिखने वाला है ये। दूसरा आता है पेटलॉइड, तो ये वो पेरियांथ है विच इज नॉट ग्रीन इन कलर, मतलब ग्रीन को छोड़ के ये बाकी कुछ भी हो सकता है लेकिन ये ग्रीन नहीं है, राइट। सो दीज आर द पेटलॉइड पेरियांथ्स। समझ आ गया, पेटलॉइड मतलब पेटल्स की तरह, सेपलॉइड मतलब सेपल्स की तरह पेरियांथ। क्लियर, तो बहुत ही सिंपल सी टर्म्स थी, आई होप आपको समझ आई हैं। तो आगे बढ़े अब हम, तो चलो अब हम आते हैं नेक्स्ट, दैट इज द एंड्रोशियम और द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो एंड्रोशियम, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है उसे हम एंड्रोशियम बुलाते हैं, और इसको हमने एक और नाम दिया था जो अभी शुरू से हम इन स्ट्रक्चर्स को लेबल कर रहे थे। सो दिस इज दिस एंड्रोशियम, तो हम इससे क्या बुला रहे थे, वी कॉल्ड इट स्टेमन, ठीक है। तो इसमें ये क्या है, दिस इज द फिलामेंट, फिलामेंट के ऊपर ये बल्ब लाइक स्ट्रक्चर है, सो दिस बल्ब लाइक स्ट्रक्चर इज एंथर, एंड टुगेदर दिस फिलामेंट एंड दिस एंथर इज कॉल्ड एज स्टेमन, राइट। तो स्टेमन हमने इसको जनरल टर्म्स में बोल दिया, लेकिन बायोलॉजिकल टर्म्स में वी विल कॉल इट एंड्रोशियम विच इज़ द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो इसमें क्या होता है, ये सबसे बाहर क्या थी, सेपल्स, उसके अंदर क्या थी, पेटल्स, अब उसके अंदर कौन सी लेयर आएगी, सो दैट विल बी दिस स्टेमन्स, ठीक है। सो दिस इज द थर्ड इनर वॉल, राइट। अब इसमें देखोगे तो स्टेमन्स ना आपको एक ही फ्लावर में बहुत सारे देखने को मिलेंगे। सो यहाँ पर दो पार्ट्स हैं, सो वन इज द फिलामेंट एंड सेकेंड वन इज द एंथर। सो फिलामेंट क्या है, एक लंबा सा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो अंदर से बाहर की तरफ आ रहा है, और इसके एक्सट्रीम टिप पर क्या है, एक स्वॉलन बल्ब लाइक स्ट्रक्चर है विच इज द एंथर, राइट। तो इतना समझ आ गया। तो स्टेमन्स, जब बहुत सारे स्टेमन्स हैं तो बहुत सारे स्टेमन्स को कलेक्टिवली वी कॉल देम एंथर्स, ठीक है। सो आई विल राइट ओवर हेयर, कलेक्टिवली, सो ओके, स्टेमन्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज एंड्रोशियम। क्या बुलाएंगे, एंड्रोशियम, ठीक है। स्पेलिंग ध्यान से समझ लेना। अब यहाँ पर ना, क्योंकि अब हम इतने ही डिटेल में आ गए हैं, तो यहाँ पर बहुत इम्पॉर्टेंट है कुछ चीज़ों को समझना, जैसे कि ये, सो दिस रिप्रेजेंट्स द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। रिमेंबर दैट दिस इज अ सिंबल विच रिप्रेजेंट्स एंड्रोशियम इन केस ऑफ मेल्स। कभी भी अगर आप कहीं पर भी पढ़ रहे हो, इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट अ मेल, सो इफ दिस सिंबल कम, सो दिस रिप्रेजेंट्स मेल। क्लियर, समझ आई बात, आगे बढ़े। नाउ एंड्रोशियम क्या है, सो एंड्रोशियम अलोंग विद एंथर्स एंड फिलामेंट्स इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर, दैट इज क्लियर। द नेक्स्ट कम्स आउट टू बी द स्टेमन। तो स्टेमन को अगर हम और डिटेल में देखें, सो दीज आर द फिलामेंट्स, this is the filament and this is the anther, clear। अब ये जो एंथर है ना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। क्यों, क्योंकि एंथर के अंदर ही कुछ पाउडरी सब्सटेंसेस बनते हैं जिन्हें हम बुलाते हैं पॉलन ग्रेन्स। तो एंथर के अंदर क्या होते हैं, पॉलन ग्रेन्स होते हैं, और इन पॉलन ग्रेन्स के अंदर क्या होता है, इनके अंदर ही होता है मेल गैमीट। क्या होता है, मेल गैमीट, ठीक है, समझ आई बात। तो एंथर है, एंथर के अंदर हैं पॉलन ग्रेन्स, और पॉलन ग्रेन्स के अंदर क्या है, मेल गैमीट। एंड रिमेंबर, अगर मैंने ये एक पॉलन ग्रेन बनाया है तो इस पॉलन ग्रेन के अंदर कितने मेल गैमीट्स होंगे। रिमेंबर दिस विल हेल्प यू टिल
बहुत आगे तक, 12th तक, उसके भी आगे तक, ठीक है। सो एक पॉलन ग्रेन के अंदर कितने गैमीट्स हैं? 2 मेल गैमीट्स होते हैं। नाउ द लास्ट पार्ट, अब सबसे बाहर कौन था? जल्दी से लेट अस रिकॉल द वर्ड्स इन अ फ्लावर। से सबसे बाहर थे सेपल्स, जिन्हें हम कैलिक्स बुला रहे थे। उसके अंदर आए कलरफुल पार्ट्स विच आर कॉल्ड एज पेटल्स या कोरोला। उसके अंदर जो थर्ड वर्ल्ड था, द थर्ड इनर वर्ल्ड वाज ऑफ स्टेमन्स, जिससे हम एंड्रोशियम बुला रहे थे, जो कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को रिप्रेजेंट करता है इन फ्लावर्स। एंड नाउ द इनर मोस्ट वर्ल्ड, द फोर्थ एंड द इनर मोस्ट वर्ल्ड इज गाइनोशियम। तो गाइनोशियम क्या है? सोचो, क्या लिख रहे थे हम? पिस्टिल, पिस्टिल या फिर कार्पल, राइट। तो दिस रिप्रेजेंट्स द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड दिस इज द सिंबल दैट रिप्रेजेंट्स अ फीमेल, ठीक है। तो फीमेल को ये सिंबल रिप्रेजेंट करता है। नाउ इट इज मेड अप ऑफ कार्पल और पिस्टिल। तो देखते हैं कैसे। तो अब ये है हमारा वो स्ट्रक्चर जिसमें हमने क्या लेबल किया था? सबसे ऊपर ये वाला पोर्शन, व्हाट इज इट? दिस इज स्टिग्मा, देन दिस ट्यूब इज स्टाइल, और इसके नीचे है ये स्वॉलन पार्ट विच इज ओवरी, ठीक है। तो यही स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी हमने लेबल किए थे। अब यहाँ पर स्टिग्मा क्या है? स्टिग्मा बेसिकली एक टर्मिनल नॉब लाइक स्ट्रक्चर है जो 2-3 लोब्स से मिलकर बना है। मतलब इसमें ना 2-3 लोब्स होती हैं, और इसकी जो अपीयरेंस है ना, थोड़ी सी ये फेदरी होती है। क्यों? क्योंकि पॉलन्स को थोड़ा अट्रैक्ट करके बचा के भी तो रखना है अपने पास। सो इट हैज़ अ फेदरी अपीयरेंस। उसके बाद आता है ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, जो कि स्लेंडर है, स्टॉक जैसा है, जो स्टिग्मा को ओवरी के साथ कनेक्ट कर रहा है। क्लियर? ओके। अब उसके बाद आता है ये स्वॉलन सा स्ट्रक्चर नीचे, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि ये बना होता है कार्पल से, और एक या एक से ज़्यादा कार्पल फ्यूज़ होके ओवरी बनाते हैं। और इस इनर मोस्ट जो स्ट्रक्चर है, दिस हैज़ दी small structures, and these small structures are called as ovules. ovules क्या होते हैं? बेसिकली राउंड कलर की कुछ बॉडीज होती हैं इनर मोस्ट चेम्बर में ऑफ अ गाइनोशियम, राइट। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो जो placenta है, that is this is attached to the walls of the ovary. So this is a structure of gynoecium or the female reproductive part in case of a flower. ठीक है, इतना हम सब समझ चुके हैं। तो आगे बढ़ें, थोड़ा सा और डिस्कस करें इस चैप्टर को। So now comes the types of flowers based on the पार्ट्स, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स दे हैव। तो उसमें आते हैं 2 तरह के, एक होता है बायसेक्सुअल फ्लावर और दूसरा होता है यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। सो बाय स्टैंड्स फॉर 2 and uni word stands for 1. So basically these bisexual flowers have 2 reproductive organs. So 2 types of reproductive organs. So अगर आप इस फ्लावर को देखो, so we have these stamen and filament and anther, and together we call it as stamen, right? यहाँ पर the swollen part with the neck and on the top a landing area, right? What is it? It is a pistil. तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर फ्लावर के पास फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है. So this is a bisexual flower. The second one is the unisexual flowers, where a flower either have a male reproductive part or a female reproductive part. जैसे आप यहाँ पर देखो, this flower has only what is it? This is gynoecium, only gynoecium, and this has only androecium. So these are unisexual flowers, where one flower has only one reproductive system, either male or female. क्लियर? तो समझ आ गई ये बात. नाउ द सेक्सुअलिटी इन फ्लावर्स. तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अबाउट बाइसेक्सुअल एंड यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स. मतलब वो फ्लावर्स जिसमें मेल और फीमेल पार्ट्स दोनों होते हैं. यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स मतलब वो फ्लावर्स जिनमें या तो मेल पार्ट होगा या फिर फीमेल पार्ट होगा. राइट तो ऐसे फ्लावर्स को हम इनकम्प्लीट फ्लावर्स भी बोलते हैं, जैसे कि ये हमें देखने को मिलता है पपाया में या फिर पाम में.
राइट और वहीं पर बायसेक्सुअल फ्लावर्स मतलब एक ऐसा फ्लावर जिसमें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है, वो हमें देखने को मिलता है रोज में, हिबिस्कस में, राइट और लिली में, टमेटोज में, तो बहुत सारे हैं। तो अब यहाँ पर ना जब हम सेक्सुअलिटी इन फ्लावर्स की बात कर रहे हैं तो हमें दो टर्म्स और समझना इंपॉर्टेंट है। सो फर्स्ट इज द स्टैमिनेट फ्लावर्स, ठीक है। तो वर्ड स्टैमिनेट कुछ किसी चीज से तो मिल रहा है, थोड़ा बहुत तो मिल रहा है, राइट। किससे मिल रहा है? स्टेमन से। स्टेमन क्या है? स्टेमन इज बेसिकली द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर, राइट। सो बेसिकली दीज आर द फ्लावर्स विच आर मेल फ्लावर्स, राइट। स्टैमिनेट फ्लावर्स मतलब ऐसे फ्लावर्स जिनमें सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, सो दे आर कॉल्ड एज द स्टैमिनेट फ्लावर्स। दूसरा पिस्टिलेट फ्लावर्स मतलब कुछ ऐसे फ्लावर्स जिनमें सिर्फ पिस्टिल है, ठीक है। सो पिस्टिल, राइट। सो पिस्टिल इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, राइट। सो ये वो फ्लावर्स हैं जिनमें सिर्फ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, इसका मतलब ये फ्लावर्स जो हैं, सो दीज आर द फीमेल फ्लावर्स, राइट। तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलेगा? यहाँ देखने को मिलेंगे स्टेमन्स, राइट और यहाँ पर हमें देखने को मिलेंगे कार्पेल और पिस्टिल, ठीक है। समझ आ गई बात? सो दीज आर सर्टेन टर्म्स रिलेटेड टू सेक्सुअलिटी इन फ्लावर्स। सो लेट्स मूव अहेड, जहाँ पर हम बात करेंगे कुछ और टर्म्स की, जिसमें पहली टर्म आती है मोनोशियस प्लांट्स। सो मोनो स्टैंड्स फॉर, जल्दी से बताओ, मोनो स्टैंड्स फॉर वन एंड डायोशियस, सो डाई स्टैंड्स फॉर टू, क्लियर। सो ओशियस, सो दिस वर्ड ओशियस, सो दिस स्टैंड्स फॉर हाउस, राइट। तो यहाँ पर भी दिस स्टैंड्स फॉर हाउस, क्लियर। तो मतलब मोनोशियस फ्लावर्स, तो हम हाउस की बात कर रहे हैं, हमने बोला ओशियस का मतलब है हाउस, राइट। तो ये वो फ्लावर्स हैं, सॉरी ये वो प्लांट्स हैं जिनमें मेल और फीमेल फ्लावर्स जो हैं वो एक ही प्लांट के ऊपर होते हैं, मतलब दोनों ही टाइप के फ्लावर्स का, स्टैमिनेट फ्लावर्स का और पिस्टिलेट फ्लावर्स का घर एक ही होता है। तो बात बनी ना, वन हाउस। सो वन हाउस फॉर whom? फॉर मेल एंड फीमेल फ्लावर, द हाउस इज वन, राइट। सो यहाँ पर जो मेल एंड फीमेल फ्लावर्स होंगे एंड फीमेल फ्लावर्स grow they grow on the same plant, जैसे कि एग्जाम्पल्स वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे कि मेज, जैसे कि पंपकिन, राइट। वैसे ही दूसरा डायोशियस मतलब दो घर हैं, किसके? तो यहाँ पर मेल और एंड female flowers on different plants, right? जैसे कि पाम, जैसे कि पपाया, राइट। तो हमने पढ़ा था कि पाम और पपाया क्या है? यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स हैं, इनके पास एक ही तरह के, एक ही आइदर मेल फ्लावर होंगे या फीमेल फ्लावर होंगे, या मतलब मेल पार्ट होगा या फीमेल पार्ट होगा, राइट। सो these are the two another terms that you need to understand. So if you understand the meaning, अगर आप meaning समझ जा रहे हो, so you will be able to decipher the what that term means, right? So monoecious, one house, dioecious, two houses. So which means कि एक प्लांट है, एक प्लांट के ऊपर मेल फ्लावर्स भी हैं और फीमेल फ्लावर्स भी हैं, और कुछ ऐसे स्पीशीज होती हैं जिनमें या तो एक प्लांट के ऊपर मेल फ्लावर्स होंगे या उसके ऊपर फीमेल फ्लावर्स होंगे। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि दोनों ही तरह के फ्लावर्स एक प्लांट पे होंगे। क्लियर? समझ आ गई बात? क्लियर हो गया? तो आगे बढ़ते हैं विद सम मोर टर्म्स। नाउ देयर आर सम मोर टाइप्स, सम मोर क्लासिफिकेशंस ऑफ अ फ्लावर। तो अब
सबसे पहला है कंप्लीट फ्लावर, एक ऐसा फ्लावर जो कंप्लीट है। तो एक फ्लावर को हम कंप्लीट तब बुलाएंगे जब उसमें सारे के सारे 4 वॉल्स होंगे। तो सेपल्स भी हैं, पेटल्स भी हैं, एंड्रोशियम भी है, गाइनोशियम भी है। सो इन साइंटिफिक टर्म्स ऑल ऑफ देम, कैलिक्स भी है, कोरोला भी है, उसके अंदर एंड्रोशियम भी है, फिर गाइनोशियम भी है। सो दैट पर्टिकुलर फ्लावर विल बी कॉल्ड एज अ कंप्लीट फ्लावर, और उसको हम परफेक्ट फ्लावर भी बोलेंगे। ठीक है। अब कुछ ऐसे फ्लावर्स आते हैं जिनमें चारों में से कोई भी एक वॉल एब्सेंट है। सो एनी ऑफ द 4 whorl is absent। अब ये whorl से एंड्रोशियम भी हो सकता है, गाइनोशियम भी हो सकता है, सेपल्स भी हो सकते हैं, या फिर पेटल्स भी हो सकते हैं, मतलब कैलिक्स या कोरोला, इन चारों में से अगर कोई भी एक whorl एब्सेंट है, सो दोज फ्लावर्स आर कॉल्ड एज इनकम्प्लीट फ्लावर्स, जिनको हम इम्परफेक्ट फ्लावर्स भी बुलाते हैं। ठीक है, तो ये वाली क्लासिफिकेशन भी समझ आई ना। कमिंग ऑन टू व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ अ फ्लावर। हम फ्लावर को इतनी डिटेल में पढ़ रहे हैं, लेकिन ये फ्लावर के फंक्शंस क्या हैं? सो फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड दे प्रोड्यूस सीड्स एंड फ्रूट्स। तो ये रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं, और ये सीड्स भी बना रहे हैं, और ये फ्रूट्स भी बना रहे हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। सीड्स और फ्रूट्स हम पढ़ेंगे जैसे जैसे हम पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन हम ख़त्म करेंगे, उसके बाद हम फ्लावर के सीड की प्रोडक्शन और फ्रूट की प्रोडक्शन के बारे में भी जान लेंगे। तो अब हमने फ्लावर का स्ट्रक्चर समझ लिया है। अब बारी आती है एक नई टर्म की, दैट इज पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन क्या है? Pollination is basically the transfer of pollen grains from anther to the stigma। तो just recall, ये हमने एक स्ट्रक्चर पढ़ा था। ठीक है, कुछ ऐसा ही स्ट्रक्चर था जिसमें दिस वॉज द एंथर, दिस इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ये था एंथर। एंथर के अंदर थे पॉलन ग्रेन्स, और पॉलन ग्रेन्स में थे मेल गैमेट्स। कितने? 2। ठीक है, तो यहाँ पर अगर एक फ्लावर को फर्टिलाइज करना है, अगर प्लांट्स में फर्टिलाइजेशन करानी है, तो क्या करना पड़ेगा? इस मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से ये जो एंथर है ना, पॉलेंस है ना, इनको एंथर से निकलकर यहाँ पर पहुँचना पड़ेगा। कहाँ पर? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के स्टिग्मा पर लैंड होना पड़ेगा। सो दैट इज व्हाई आई वाज कॉलिंग इट अगेन एंड अगेन अ लैंडिंग एरिया। ठीक है, तो यहाँ पर कौन आके लैंड हो जाएगा? यहाँ पर पॉलन ग्रेन्स आके लैंड हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर फर्टिलाइजेशन करानी है तो एंथर से पॉलन ग्रेन्स को निकल कर आना ही पड़ेगा, और आकर उन्हें स्टिग्मा पर लैंड होना ही पड़ेगा। सो दिस प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा is called as pollination, is termed as pollination। तो आपको मीनिंग समझ आ गया ना pollination का, कि एंथर से पॉलन ग्रेन्स निकलेंगे और स्टिग्मा के ऊपर लैंड हो जाएंगे। दैट्स इट, राइट। अब पॉलिनेशन ना 2 तरह की होती है, एक होती है सेल्फ और एक होती है क्रॉस। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड बोथ ऑफ दीज टाइप्स। तो सेल्फ पॉलिनेशन, ना पॉलिनेशन में अगर हम इस पिक्चर को ध्यान से देखें तो इसमें आप देखोगे कि 2 प्लांट्स हमें दिखाए गए हैं, और 2 प्लांट्स में बहुत सारे फ्लावर्स हैं। ठीक है, जैसे मैंने ये वाला सेकेंड प्लांट ले लिया, तो इसमें काफ़ी सारे फ्लावर्स हैं। अगर पॉलिनेशन में कुछ ऐसा होता है कि एक ही फ्लावर के एंथर से पॉलन ग्रेन्स निकलते हैं और उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर वो लैंड हो जाते हैं। मानो यहाँ पर ये एंथर दिखाया है, ठीक है, और यहाँ पर से ये स्टिग्मा था। ठीक है, थोड़ा मैंने ऐसे हाईलाइटेड सा बना दिया इसको, तो ये स्टिग्मा था। तो मान लो कि यहाँ से पॉलन ग्रेन्स जो हैं, इसको इधर कर देती हूँ, तो यहाँ से इस एंथर से पॉलन ग्रेन्स निकले और इसी फ्लावर के स्टिग्मा पे पॉलन ग्रेन लैंड हो गए। सो दिस इज कॉल्ड एज सेल्फ पॉलिनेशन। तो खुद को ही इस फ्लावर ने पॉलिनेट कर दिया। दूसरी सिचुएशन है कि मान लो कि ये एक फ्लावर है, ये दूसरा फ्लावर है, यहाँ पर एंथर से, दिस इज द एंथर एंड नाउ दिस इज द स्टिग्मा। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि एक फ्लावर के
एक फ्लावर के एंथर से पॉलन ग्रेन्स निकले और उसी प्लांट के, सेम प्लांट के दूसरे फ्लावर पर पॉलन ग्रेन्स लैंड हो गए, स्टिग्मा पर लैंड हो गए. सो दिस इज अगेन अ सेल्फ पॉलिनेशन, क्योंकि प्लांट तो एक ही है, राइट. सो दीज टू आर द टाइप्स ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन. अब अगर ऐसा होता है कि यहाँ से इस एंथर से एक प्लांट के एक फ्लावर के एंथर से पॉलन ग्रेन्स निकलते हैं और वो दूसरे प्लांट के फ्लावर के ऊपर जाकर लैंड हो जाते हैं, सो दिस शोज क्रॉस पॉलिनेशन. समझ आ गई बात. तो सेल्फ और क्रॉस पॉलिनेशन समझ आया. सो व्हाट इज सेल्फ पॉलिनेशन? व्हेन पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम अ फ्लावर land on the stigma of the same flower or any other flower of the same plant. या तो सेम ही फ्लावर पे pollen grains लैंड हो जाएंगे, स्टिग्मा पे लैंड हो जाएंगे, या फिर उसी प्लांट के किसी और फ्लावर के ऊपर जाकर वो लैंड हो जाएंगे. ठीक है. सो दिस ट्रांसफर इज सेल्फ पॉलिनेशन. अगर पॉलिनेशन में एक प्लांट के फ्लावर से पॉलन ग्रेन्स निकलते हैं और दूसरे प्लांट के फ्लावर के ऊपर जाकर वो लैंड होते हैं, सो देन दैट इज क्रॉस पॉलिनेशन. तो बेसिक डिफरेंस आपको समझ आ गया बिटवीन सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन. गुड. तो अब हम आगे बढ़ते हैं जहां पर हम थोड़ी और डिटेल्स लेंगे अबाउट द पॉलिनेशन प्रोसेस. नाउ देयर आर सर्टेन एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन. अब ये जो ट्रांसफ़र है ना, इस ट्रांसफ़र के लिए कुछ एजेंट्स होते हैं. कुछ एजेंट्स होते हैं जो लिविंग होते हैं, जिनको हम बायोटिक बोलते हैं, और कुछ ऐसे एजेंट्स होते हैं जो नॉन लिविंग होते हैं, उनको हम एबायोटिक बोलते हैं. तो इन दो कैटेगरीज के अंदर हम पॉलिनेटिंग एजेंट्स को क्लासिफाई करते हैं. ठीक है. तो सबसे पहला एजेंट है इंसेक्ट्स. इंसेक्ट्स में भी बीज. सो बीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉलिनेशन अराउंड 85%. मतलब जितनी भी पॉलिनेशन होती है ना, उसमें से 85% पॉलिनेशन इज डन बाय बीज. सो सी हाउ इम्पॉर्टेंट आर दीज बीज, राइट. एंड सिंस इट इज़ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो पॉलिनेट कर रहा है, सो दिस इज सेड टू बी अ बायोटिक एजेंट. ठीक है. सिंपल, क्लियर हो गया. सेकेंड इज विंड. तो विंड हवा है. क्या हवा लिविंग है? नहीं है. सो दिस इज ए बायोटिक एजेंट ऑफ पॉलिनेशन. ठीक है. द नेक्स्ट इज वाटर. अगेन वाटर क्या लिविंग है? नहीं है. सो दिस इज ए बायोटिक एजेंट ऑफ पॉलिनेशन, राइट. द नेक्स्ट कम्स आउट टू बी द एनिमल्स. तो एनिमल्स लिविंग हैं? बिल्कुल हैं. सो दिस इज बायोटिक एजेंट ऑफ पॉलिनेशन. क्लियर. सो दीज आर द डिफरेंट एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन. तो अब हम इनको थोड़ा थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे कि पॉलिनेशन यहाँ पर होती कैसे है और जिन फ्लावर्स को ये पॉलिनेट करते हैं वो कैसे होते हैं. So the first type of pollination that we are going to talk about is the insect pollination. तो insect हमने दो टाइप के एजेंट्स डिस्कस किए थे, पॉलिनेटिंग एजेंट्स. जस्ट रिकॉल. एक था बायोटिक और दूसरा कौन सा था? एबायोटिक. तो बायोटिक, बायो मीन्स लिविंग, तो ये कौन सा एजेंट है? दिस इज अ बायोटिक एजेंट ऑफ पॉलिनेशन, मतलब ये लिविंग है. अब देखो, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, अगर उसको कोई चीज़ देनी है, उससे कोई काम कराना है, तो आपको उसको एल्योर करना पड़ेगा, मतलब आपको उसको अट्रैक्ट करना पड़ेगा अपनी तरफ. तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर फ्लावर्स करते हैं. जैसे कि फ्लावर्स क्या करते हैं? फ्लावर्स जो इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स होते हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं, ब्राइट उनमें कलर्स होते हैं, काफ़ी फ्रेग्रेंट होते हैं, और इसके साथ साथ वो एक रिवॉर्ड देते हैं इन इंसेक्ट्स को. एंड व्हाट इज़ दैट रिवॉर्ड? दैट रिवॉर्ड इज़ अ नेक्टर. एक स्वीट सिरप होता है एक तरह से. तो ये जो सिरप है ना, ये सिरप के लालच में और इन फ्लावर्स की ब्यूटी देखकर कौन आता है? इंसेक्ट्स आते हैं टुवर्ड्स दीज फ्लावर्स. और जब ये फ्लावर के ऊपर बैठते हैं, तो फ्लावर के ऊपर बैठने से क्या होता है? यहाँ पर क्या होगा? फ्लावर के ऊपर बैठेंगे तो यहाँ पर जो पॉलन ग्रेन्स होंगे उस फ्लावर के, वो उनकी बॉडी से स्टिक हो जाएंगे, चाहे लेग से, चाहे विंग से, चाहे माउथ से. अब जब यही इंसेक्ट किसी दूसरे फ्लावर पे जाके बैठेगा, तो ये पॉलन ग्रेन्स वहाँ पर जाके गिर जाएंगे. ठीक है. सो दिस इज हाउ अननोइंगली
इंसेक्ट्स आर डूइंग पॉलिनेशन, इंसेक्ट्स आर ब्रिंगिंग अबाउट पॉलिनेशन, ठीक है। तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें इंसेक्ट पॉलिनेशन होता है। सो दे आर मस्टर्ड, मैरीगोल्ड, डेलिया एंड साल्विया, राइट। तो समझ आ गया, मतलब एक लिविंग एजेंट है तो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है, कि तुम आओ। क्यों आएगा? अब ये सेल लगती है, ऑनलाइन सेल्स बहुत फेमस है आजकल, जब तक वो आपको एक अट्रैक्शन का कोई रास्ता नहीं देंगे कि कुछ चीज़, कोई ऐसी चीज़ कि आप आओगे ना तो हम आपको 80% ऑफ दे देंगे इस चीज़ पे, ठीक है। तो अगर आपको कोई अट्रैक्टिव चीज़ नहीं मिलेगी, कोई अट्रैक्टिव ऑफर्स नहीं मिलेंगे तो आप नहीं जाओगे। सो सेम इज़ द केस ऑफ इंसेक्ट्स, वो इंसेक्ट्स जो फ्लावर्स को पॉलिनेट करते हैं, ठीक है। तो इंसेक्ट पॉलिनेशन समझ आया, आगे बढ़ते हैं। नाउ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स। तो इंसेक्ट क्या हैं? यहाँ पर बायोटिक एजेंट्स इन्वॉल्व्ड हैं। कैसे एजेंट्स? लिविंग एजेंट्स इन्वॉल्व्ड हैं, ठीक है। तो अगर किसी भी फ्लावर को एक लिविंग एजेंट के थ्रू पॉलिनेट होना है तो उसे उस लिविंग एजेंट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो फ्लावर्स होंगे दे विल बी लार्ज, उनकी पेटल्स जो हैं वो काफ़ी कलरफुल होंगी और वो इंसेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट भी करेंगी। तो देखो, अगर फ्लावर बड़ा होगा, अब जैसे अगर आप अपन खुद को ही देख लो, तो अगर हम अपने आसपास कहीं भी फ्लावर्स देखते हैं, वो बड़े होते हैं, ब्राइट होते हैं, उनसे खुशबू आ रही है, सो वी गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स देम। सो सेम इज़ द केस विद इंसेक्ट्स ऑल्सो। अगर उनको कहीं भी फूल दिखाई देंगे या फिर उनको फूलों की खुशबू आएगी और ब्राइट बड़े बड़े से फ्लावर्स होंगे, सो दे विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द फ्लावर्स और तभी वो फ्लावर्स के पास जाएंगे, ठीक है। सो दे नीड टू बी सेंटेड फ्लावर्स, ताकि जो इंसेक्ट्स है ना वो ईजिली उस खुशबू से ही फ्लावर तक पहुंच जाए। सो दे कंटेन नेक्टर एंड दिस नेक्टर इज बेसिकली अ रिवॉर्ड फॉर द इंसेक्ट्स, ठीक है। नाउ अब ऐसे प्लांट्स जो पॉलन ग्रेन्स प्रोड्यूस करते हैं वो कैसे होंगे? दे नीड टू बी लिटिल स्टिकी। तो ये स्टिकी होने चाहिए ताकि जैसे ही एक इंसेक्ट आकर उस फ्लावर पर बैठे तो यहाँ से पॉलन ग्रेन्स उसकी बॉडी के साथ स्टिक हो जाए, ठीक है। क्योंकि नोइंगली दे आर नॉट पॉलिनेटिंग बट अननोइंगली दे आर पॉलिनेटिंग द फ्लावर्स, ठीक है। अननोइंगली वो पॉलिनेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो आके स्टिक हो जाएं एक फ्लावर से, जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो इंसेक्ट की बॉडी से स्टिक हो जाएं। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो दैट इज़ वाई पॉलन ग्रेन्स नीड टू बी स्टिकी। बात समझ आ गई? इजी था। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ इज द विंड पॉलिनेशन। हवा इज अ नॉन लिविंग एजेंट, तो बेसिकली इट इज अ एबायोटिक एजेंट। तो अब इसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि फूल सुंदर है, फूल फ्रेग्रेंट है या फूल उसको क्या दे रहा है, क्या उसको कोई रिवॉर्ड मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। सो ऐसे प्लांट्स जिनके फ्लावर्स छोटे होते हैं या जिन फ्लावर्स में कोई फ्रेग्रेंस नहीं होती है या कोई नेक्टर नहीं प्रोड्यूस करते हैं, ऐसे फ्लावर्स को पॉलिनेट करती है विंड या फिर कोई नॉन लिविंग एजेंट, जैसे कि मेज है, पाम है और पाइन है। तो इन प्लांट्स को पॉलिनेट करती है विंड। तो विंड को अगर किसी चीज़ को पॉलिनेट करना है तो देखो, विंड मतलब हवा। अगर हवा से किसी चीज़ को उड़कर जाना है तो वो कैसी होनी चाहिए? एकदम हल्की फुल्की चीज़ होनी चाहिए, ठीक है। और वो ऐसी होनी चाहिए जो इधर उधर चिपक ना जाए, जो नॉन स्टिकी होनी चाहिए, ड्राई होनी चाहिए, नॉन स्टिकी होनी चाहिए, और ऐसा होना चाहिए कि उसकी क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा हो, ठीक है। तो वो उड़कर जाए। सो क्वांटिटी मोर इज मोर रिलेटेड टू विंड पॉलिनेशन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो ड्राई होते हैं और ये पॉलन ग्रेन्स एक तरह से नॉन स्टिकी भी होते हैं और ये काफ़ी सारी क्वांटिटी में बनते हैं इनसाइड द एंथर, ठीक है। अब यहाँ पर जब एक पॉलन ग्रेन्स मैच्योर हो जाते हैं इनसाइड एंथर, तो यहाँ पर पॉलन ग्रेन्स हवा से उड़कर चले जाते हैं। तो हवा आती है तो हवा से उड़कर ये हल्की फुल्की चीज़ें उड़ जाती हैं और फिर ये जाके लैंड हो जाती हैं किसी और प्लांट के ऊपर। मतलब प्लांट की जो स्पीशीज़ है वो सेम होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि
अगर मैंगो के पेड़ पर अगर एप्पल का पॉलन आ गया तो वहाँ पर मैंगो और एप्पल का कुछ मिक्सचर बन जाएगा, नहीं। सो दैट इज स्पीशीज स्पेसिफिक, मतलब वही पॉलन ग्रेन एंटर करेगा। सोचो, हवा को क्या पता है, या फिर क्या हवा को पता है, या फिर क्या इंसेक्ट्स को पता है कि वो पॉलिनेट कर रहे हैं? नहीं, राइट। तो उनके जब वो पॉलन ग्रेन्स को लेकर जाएंगे तो ये जो पॉलन ग्रेन्स होंगे ना, बहुत सारे डिपॉजिट हो जाएंगे स्टिग्मा के ऊपर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो सारे के सारे पॉलिनेट करेंगे, या किसी भी प्लांट का कोई भी पॉलन किसी भी दूसरे प्लांट की स्पीशीज़ को पॉलिनेट कर देगा, ऐसा नहीं है। सेम स्पीशीज़ होनी चाहिए, मतलब अगर एक फ्लावर है तो जो दूसरा फ्लावर है वो भी सेम होना चाहिए, पॉलिनेशन तभी होगी। ठीक है, समझ आ गई ये बात? तो विंड पॉलिनेशन हमें समझ आ गया। सो लेट अस नाउ recall the characteristics of wind pollinated flowers। तो विंड एक एबायोटिक एजेंट है, मतलब लिविंग नहीं है। तो ऐसे फ्लावर्स जो विंड से पॉलिनेट होते हैं, दे नीड नॉट टू बी वेरी ब्यूटीफुल, वेरी फ्रेग्रेंट, या फिर उनको कुछ एक रिवॉर्ड भी देने की ज़रूरत नहीं है विंड को। तो जो भी फ्लावर्स विंड से पॉलिनेट होते हैं, दे आर यूजुअली स्मॉल, छोटे से होते हैं, और कलर्स भी उनके डल होते हैं, लेकिन उनके एंथर्स काफ़ी लॉन्ग होते हैं। तो जो स्टेमन है, स्टेमन के ऊपर जो एंथर है ना, सो दिस कंप्लीट स्टेमन इज़ वेरी लॉन्ग, और एंथर जो है वो फूल के बाहर निकला हुआ होता है। तो अब जैसे ही पॉलन ग्रेन्स मैच्योर होते हैं, ये एंथर खुलता है, इससे पॉलन ग्रेन्स बाहर आते हैं, तो ये पॉलन ग्रेन्स हवा के साथ उड़ जाते हैं और एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाते हैं। यहाँ पर पॉलेंस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस होते हैं, क्योंकि ये देखो, ये बहुत रेयर चांस है कि जब पॉलेंस हवा के साथ उड़ के जाएंगे तो वो एक डिज़ायर्ड प्लांट पे ही आके बैठेंगे। सो दिस इज़ ऑल्सो अ चांस, ठीक है, मैटर ऑफ चांस। तो इसीलिए ये इतने ज़्यादा पॉलन ग्रेन्स प्रोड्यूस करते हैं कि ये चांस ना कहीं बस सेट बैठ जाए, और कहीं ना कहीं जाके पॉलन जो है वो सही जगह पर लैंड कर जाए और पॉलिनेशन हो जाए और नए प्लांट्स हमें देखने को मिले। ठीक है, सो द पॉलेंस ओवर हियर आर लाइट, क्योंकि अब इनको हवा से उड़कर जाना है, सो इनको लाइट होना पड़ेगा। अब देखो, एक फेदर है और एक कपड़ा है, एक भारी सा से हमारी एक ट्राउज़र है, ठीक है। तो फेदर इज़ वेरी लाइट, सो इट विल फ्लाई अवे विद द विंड, लेकिन वहीं ट्राउज़र को एक वो फ्लो में फ्लाई करने में टाइम तो लगेगा, राइट। सो दैट इज़ वाई द पॉलन ग्रेन्स विच नीड टू बी flown away by the wind, they need to be very light, ठीक है, and so that they can be easily carried away। क्लियर? तो इतनी बात समझ आ गई। तो कैरेक्टरिस्टिक्स आपको फिर से समझ आ गए ना, कि जो विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, उनके पॉलन ग्रेन्स कैसे होते हैं। वाटर पॉलिनेशन, सो वाटर इज अगेन एन एबायोटिक एजेंट, ठीक है, नॉन लिविंग एजेंट है। तो इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है वेलिस्नेरिया। तो ये एक कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो एक्वेटिक हैं। तो वाटर पॉलिनेशन इज़ यूजुअली सीन इन एक्वेटिक प्लांट्स। तो ये जो प्लांट है, इसमें जो मेल और फीमेल फ्लावर्स वाले प्लांट्स हैं, दे आर सेपरेट। तो होता क्या है कि जो मेल फ्लावर वाला प्लांट है, जो मेल प्लांट है बेसिकली, दैट इज सबमर्ज्ड अंडर वाटर, पानी के नीचे होता है। जब फ्लावर मैच्योर हो जाता है तो फ्लावर डिटैच हो जाता है और वो क्या करता है, वो पानी के बहाव के साथ साथ चलने लग जाता है। वहीं आगे जाके कहीं उसको मिलता है एक फीमेल फ्लावर, ठीक है, जो सरफेस पे होता है, पानी के सरफेस पे। सो व्हेन दिस मेल फ्लावर कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द फीमेल फ्लावर, तब pollen grains ट्रांसफ़र हो जाते हैं फ्रॉम द मेल फ्लावर टू द फीमेल फ्लावर, एंड दिस इज़ हाउ दिस पॉलिनेशन इज़ डन। तो सोचो ये कितना रेयर केस है, मतलब अगर नहीं मिला, अगर वो प्लांट नहीं मिला तो पॉलिनेशन नहीं होगी, ठीक है, तो नए प्लांट्स नहीं आएंगे। सो दिस इज़ वाटर पॉलिनेशन। इस केस में भी अगर आप देखोगे ना, तो फ्लावर्स ना अट्रैक्टिव है, ना फ्रेग्रेंट है, ना नेक्टर प्रोड्यूसिंग होते हैं। सभी एक्वेटिक प्लांट्स में वाटर पॉलिनेशन नहीं होती है। कुछ एक्वेटिक प्लांट जैसे कि लोटस है, ट्रापा है, ये वाटर प्लांट्स हैं, लेकिन इनके फ्लावर्स जो है ना वो पानी से निकल के बाहर हैं, दे आर एक्सपोज्ड इनटू द एयर एंड दे आर पॉलिनेटेड बाय इंसेक्ट्स। सो बेसिकली यहाँ पर बायोटिक एजेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉलिनेशन,
ठीक है। तो सभी एक्वेटिक प्लांट्स में ऐसा नहीं है कि वाटर पॉलिनेशन ही होगी। नाउ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स, ऐसे फ्लावर्स जो पॉलिनेट होते हैं थ्रू एन एजेंट दैट इज वाटर। तो वाटर क्या है? वाटर इज ए बायोटिक एजेंट, ठीक है। तो एक नॉन लिविंग एजेंट है। तो यहाँ पर भी फ्लावर्स को बहुत ब्राइट, कलरफुल, सेंटेड होने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर फ्लावर्स स्मॉल होते हैं और लाइट होते हैं ताकि वो पानी के ऊपर इजीली फ्लो कर सके। तो हमने जैसे प्रोसेस पढ़ा था वेलेसनेरिया, तो यहाँ पर जो मेल फ्लावर्स हैं जैसे ही वो मेच्योर होते हैं दे कम अबव द वाटर लेवल, और यहाँ पर पानी के फ्लो के साथ साथ वो फ्लोट करते जाते हैं। और जैसे ही फीमेल फ्लावर उनको दिखाई देता है या मिलता है या उसके कांटेक्ट में आते हैं, सो दे ट्रांसफर द पॉलन ग्रेन्स। क्लियर? तो ऐसे फिर पॉलिनेशन हो जाती है। सो दैट इज वाई दे नीड टू बी स्मॉल एंड दे नीड टू बी लाइट। और यहाँ पर जो मेल और फीमेल फ्लावर्स हैं वो सेपरेट चाहिए हमें, ठीक है, ताकि जो मेल फ्लावर घूमते घूमते कांटेक्ट में आ जाए फीमेल फ्लावर के। क्लियर? द नेक्स्ट इज पॉलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड इन लार्ज नंबर। तो पॉलन ग्रेन्स बहुत सारी क्वांटिटी में चाहिए, क्योंकि अगर वो कम होगा तो अब देखो पानी का करंट किस तरफ है, बहाव किस तरफ है। अब पानी के करंट के ऊपर ही डिपेंड करेगा कि मेल फ्लावर किस तरफ को फ्लोट करेगा। तो अब इस बात की गारंटी कि वो जाके डिजायर्ड फीमेल फ्लावर के पास पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा, दैट इज ऑल्सो मैटर ऑफ चांस। सो इन दैट इज वाई दे नीड टू प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन्स। नाउ कमिंग ऑन टू द लास्ट टाइप ऑफ अ पॉलिनेटिंग एजेंट, दैट इज एनिमल्स। तो एनिमल्स कैसे हैं? दे आर अगेन बायोटिक एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। तो इसमें बहुत सारे कुछ बर्ड्स, एनिमल्स आते हैं, जैसे हमिंग बर्ड है, और एनिमल्स में जैसे कि बैट्स हैं। सो दीज ऑल ब्रिंग अबाउट पॉलिनेशन। तो यही इंसिडेंटली ये कहीं पर बैठेंगे, वहाँ से नेक्टर सक कर रहे होंगे, या फिर बस ऐसे ही जाएंगे बैठेंगे और उनकी बॉडी से अटैच हो जाएंगे कुछ पॉलन ग्रेन्स, और जब ये दूसरे फ्लावर पे जाके बैठेंगे, सो दीज पॉलन ग्रेन्स विल फॉल ऑफ ऑन टू द स्टिग्मा ऑफ दैट पर्टिकुलर फ्लावर, और इसी से हो जाएगी पॉलिनेशन। एंड दिस टाइप ऑफ पॉलिनेशन इज सेड टू बी, कैसी होगी? दिस इज कैसी पॉलिनेशन है? एनिमल पॉलिनेशन। और फ्लावर्स कैसे होंगे? तो देखो अगेन बायोटिक एजेंट्स आर इन्वॉल्व। तो कहीं ना कहीं फूलों को सुंदर भी होना पड़ेगा, उनको फ्रेग्रेंट भी होना पड़ेगा, और उनको नेक्टर भी देना पड़ेगा, उनको रिवॉर्ड भी देना पड़ेगा। नाउ फर्टिलाइजेशन। सो फर्टिलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर मेल और फीमेल गैमीट आपस में मिलते हैं और जाइगोट बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इन केस ऑफ प्लांट्स क्या होता है? तो हमने ये पढ़ा था। सो दिस इज व्हाट इज इट? इट इज पिस्टल और कार्पल और गाइनोशियम। सो सबसे टॉप मोस्ट पार्ट है यहाँ पर स्टिग्मा। तो जब पॉलिनेशन होती है तो स्टिग्मा पे आके लैंड होते हैं पॉलन ग्रेन्स। क्या लैंड होते हैं? पॉलन ग्रेन्स, राइट। अब ये जो पॉलन ग्रेन है, एक डिजायर्ड पॉलन ग्रेन ही लैंड तो बहुत सारे करेंगे, लेकिन पॉलन ट्यूब एक डिजायर्ड पॉलन ग्रेन ही बनाएगा। तो जब पॉलन ग्रेन ग्रो करना शुरू होगा तो इनटू द स्टाइल, सो दिस neck like structure is style, and finally this swollen structure is ovary, right? So stigma, style and ovary. तो यहाँ पर into the style this pollen grain will start producing a tube which is called as the pollen tube. तो यहाँ pollen tube बनना शुरू हो जाएगी. So this pollen tube will grow टिल द ओवरी, और ओवरी तक पहुंचकर अब फाइनली इस ट्यूब के अंदर एक पॉलन ग्रेन में होते हैं 2 मेल गैमीट्स, रिमेंबर दैट, ठीक है। तो ये 2 मेल गैमीट्स को लेकर आ रही होगी। फाइनली दिस पॉलन ट्यूब विल डिलीवर 2 मेल गैमीट्स इनटू द ओवरी। तो यहाँ पर 2 मेल गैमीट्स ओवरी में डिलीवर हो जाएंगे, जिसमें से एक मेल गैमीट फ्यूज कर जाएगा विद द फीमेल गैमीट और द एग सेल। सो this point where the male and female gamete fuses with each other, so this process is called as fertilization. तो fertilization क्या है? It is the fusion of male and female gametes. This is called as fertilization. ठीक है। तो fertilization कब होगी?
पॉलिनेशन के बाद ही, क्योंकि जब पॉलिनेशन होगी, जब ट्रांसफर होगा पॉलन ग्रेन का और अब पॉलन ग्रेन पॉलन ट्यूब बनाएगा, तो इस पॉलन ट्यूब से आएंगे कितने गैमीट्स? 2 मेल गैमीट्स। उनमें से एक मेल गैमीट जो है वो फीमेल गैमीट के साथ फ्यूज कर जाएगा एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन। तो समझ आया? क्लियर था? अभी थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स करने वाले हैं हम इस सिचुएशन को। हमने क्लास 6 में इतना तो हमने पढ़ा था, है ना? अब हम इसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करने वाले हैं, तो चलो देखते हैं कैसे। नाउ फर्टिलाइजेशन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो फ्लावरिंग प्लांट्स जो हायर प्लांट्स होते हैं उनमें फर्टिलाइजेशन होती कैसे है? सो देयर आर सर्टेन स्टेप्स। सबसे पहला स्टेप है पॉलिनेशन, ठीक है? ये वाला स्टेप, जब पॉलन ग्रेन लैंड कर रहा है ऑन द स्टिग्मा। So this is the first step, that is the transfer of pollen grain. The second step is germination. अब ये pollen grain germinate करेगा और pollen tube बनाना शुरू कर देगा. So this is what? This is germination. Clear? Third step is penetration ऑफ द ओव्यूल। तो अब क्या होगा कि पॉलन ट्यूब जर्मिनेट हुई, ये ओवरी तक पहुंची और ये इस ओवरी के अंदर पेनिट्रेट हो गई। सो दिस इज द थर्ड स्टेप, दैट इज पेनिट्रेशन ऑफ द ओव्यूल। क्लियर? अब आता है हमारा फोर्थ पॉइंट जो अभी तक हमने नहीं पढ़ा है अपनी प्रीवियस क्लासेस में, दैट इज डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो एक बार मैं एक स्टेटमेंट पढ़ती हूँ, नहीं समझ आएगा वैसे हम डिस्कस करेंगे। एक बार एक स्टेटमेंट पढ़ते हैं। सो द 2 मेल गैमीट्स कैरिड बाय द पॉलन ट्यूब। तो मैंने क्या बोला था कि एक पॉलन ग्रेन के अंदर 2 मेल गैमीट्स होते हैं, यही बोला था ना। तो अब जब पॉलन ट्यूब बनेगी तो इस पॉलन ट्यूब में भी तो 2 मेल गैमीट्स आएंगे, राइट? सो फर्टिलाइज द एग न्यूक्लियस। तो ये जो 2 मेल गैमीट हैं, एक फर्टिलाइज करेगा एग के न्यूक्लियस को और दूसरा फर्टिलाइज करेगा पोलर न्यूक्लियाई को इन द ओव्यूल। तो ओव्यूल के अंदर एक एग सेल से फ्यूज कर जाएगा और दूसरा पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज कर जाएगा एंड देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट एंड एंडोस्पर्म। तो जब मेल गैमीट एग सेल से फ्यूज करेगा तो जाइगोट बनेगा और जब मेल गैमीट पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करेगा तो एंडोस्पर्म बनेगा। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। हो क्या रहा है? 2 बार फर्टिलाइजेशन हो रही है, क्योंकि 2 मेल गैमीट्स हैं तो 2 बार फर्टिलाइजेशन हो रही है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और ध्यान से समझते हैं। तो ये पिक्चर देखो, इसमें आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। तो हमने क्या देखा कि पॉलन ट्यूब बनी और एक पॉलन ट्यूब में आए 2 मेल गैमीट्स। ठीक है, तो अब ये जो 2 मेल गैमीट्स यहां तक पहुंचे हैं, अब दोनों एंटर हो जाएंगे इनटू द ओव्यूल। ठीक है, तो ओव्यूल में एक तो एग सेल, सो दिस इज द एग सेल एंड दीज आर द सिनर्जिड्स। ठीक है, तो ये जो 2 साइड में होते हैं हम इन्हें बुलाते हैं सिनर्जिड्स। ठीक है, और इसमें एक जो होता है दिस इज द एग सेल। क्लियर? और बीच में जो आपको ये छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं, सो दीज आर कॉल्ड एज द पोलर न्यूक्लियाई, राइट? और यहाँ पर जो ऊपर 3 सेल्स आपको देखने को मिल रहे हैं, इनको हम बुलाते हैं एंटीपोडल सेल्स। बात समझ आ गई? क्लियर हो गई? तो अब क्या होगा कि 2 मेल गैमीट्स आए हैं, पहला मेल गैमीट फ्यूज कर जाएगा इस एग सेल के साथ और दूसरा इन दोनों पोलर न्यूक्लियाई के साथ। ठीक है, तो एक जब एग सेल के साथ फ्यूज कर गया तो इसने बना दिया जाइगोट और जो दूसरा मेल गैमीट आया वो पहुंच गया सीधा इसके पास, दोनों पोलर न्यूक्लियाई के पास। तो यहाँ पर क्या बन गया? यहाँ पर बन गया एंडोस्पर्म। सो क्योंकि एक ही प्रोसेस में 2 बार फर्टिलाइजेशन हो रही है, एक बार एग सेल की और दूसरी बार पोलर न्यूक्लियाई की, तो ये जो प्रोसेस है इसको हम बुलाते हैं डबल फर्टिलाइजेशन, 2 बार फर्टिलाइजेशन। तो समझ आई ये बात? क्लियर हुई? आपको कोई भी डाउट हो प्लीज आस्क योर डाउट्स ऑन आस्क क्वेश्चन सेक्शन, आई विल क्लियर योर डाउट्स। ठीक है, तो मुझे लगता है कि इन सिंपल वर्ड्स आपको ये समझ आ गया कि डबल फर्टिलाइजेशन होता क्या है। तो मतलब डबल फर्टिलाइजेशन मतलब 2 बार फर्टिलाइजेशन। पहला फर्टिलाइजेशन जब मेल गैमीट फ्यूज कर रहा है विद द
फीमेल गैमीट, एग सेल, और दूसरी तरह की फर्टिलाइजेशन जब मेल गैमीट फ्यूज कर रहा है पोलर न्यूक्लियाई के साथ। तो ये हैं दो तरह की फर्टिलाइजेशंस, ठीक है। सो दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड एज डबल फर्टिलाइजेशन। इट इज अ न्यू कॉन्सेप्ट फॉर यू, तो प्लीज अंडरस्टैंड इट केयरफुली। दिस इज वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब एक बार फर्टिलाइजेशन हो गई, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, तो फर्टिलाइजेशन के बाद जो ओव्यूल है, ठीक है, ओवरी के अंदर ओव्यूल्स हैं, ओव्यूल्स बन जाते हैं सीड्स, और इस ओव्यूल का जो कोट है वो बन जाता है सीड कोट, ठीक है। तो जो ओव्यूल की बेसिकली कवरिंग है, कवरिंग ऑफ ओव्यूल विल फॉर्म सीड कोट, क्लियर। दूसरी तरफ जो पूरी ओवरी है, जो ओवरी है जिसके अंदर ओव्यूल है, सो दिस ओवरी विल टर्न इनटू फ्रूट, क्लियर। तो ये दोनों पॉइंट्स याद रखने हैं क्योंकि बहुत ही सिंपल सी चीज है, लेकिन बहुत बार इन पे क्वेश्चंस आते हैं। अब हमने देख लिया कि ओव्यूल सीड बन गए, ओवरी जो है वो फ्रूट्स बन गई, लेकिन और भी तो बड़े सारे पार्ट्स थे, कोई स्टॉक था, कोई पेटल्स थे, कोई सेपल्स थे। तो इनका क्या होता है, तो एक बार फ्रूट बन गया ना, तो ये पेटल्स, सेपल्स, ये सब कुछ गिर जाते हैं और अब हमें क्लियरली फ्रूट दिखाई देने लगता है। नाउ कमिंग ऑन टू आवर लास्ट टॉपिक फॉर टुडे, दैट इज आर्टिफिशियल पॉलिनेशन। तो जैसा हमें वर्ड समझ आ रहा है, पॉलिनेशन हम सबको पता है क्या है। पॉलिनेशन, pollination is transfer of pollen grains from anther to the stigma, that is pollination। अब बात है आर्टिफिशियल पॉलिनेशन की, मतलब ये जो ट्रांसफर है ना, ये आर्टिफिशियली हो रहा है। जो नेचुरल मेथड है कि इंसेक्ट से या विंड से या वाटर से पॉलिनेशन नहीं हो रही है, पॉलिनेशन हो रही है हमारे थ्रू, हम करा रहे हैं मैनुअली अपने हाथों से। सो दैट इज आर्टिफिशियल पॉलिनेशन। सो ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स टू द स्टिग्मा, दैट इज कमिंग आउट मैनुअली, ठीक है। सो नाउ इट इज प्रैक्टिस्ड बाय प्लांट ब्रीडर्स फॉर डेवलपिंग न्यू वेराइटीज। अब ऐसा होता है कि मान लो मेरे पास दो प्लांट्स हैं, ए और बी। एक जो है इसकी न्यूट्रिशनल क्वालिटी, इसकी जो न्यूट्रिशनल क्वालिटी है वो काफी अच्छी है, और दूसरा जो है ना ये है डिजीज रेजिस्टेंट, ठीक है। तो ये है हमारे पास दो प्लांट्स, एक की न्यूट्रिशनल क्वालिटी बहुत अच्छी है, दूसरा डिजीज रेजिस्टेंट है। मान लो ये दोनों किसकी वेराइटीज हैं, मैंगो की वेराइटीज हैं, ए और बी। तो अब हमें क्या चाहिए कि ए की न्यूट्रिशनल क्वालिटी भी बनी रहे और इसमें ना हम बी के जैसा ये डिजीज रेजिस्टेंट भी हो। तो हम क्या करेंगे, इन्हीं दोनों को आपस में फर्टिलाइजेशन करा के हम एक नई वैरायटी डेवलप करेंगे सी, जिसमें न्यूट्रिशन भी अच्छा होगा और जिसमें डिजीज रेजिस्टेंट भी होगा। सो दिस इज क्रॉस ब्रीडिंग। तो ये हम कैसे करा रहे हैं, ये हम खुद से करा रहे हैं। सो दिस इज हैपनिंग बाय humans or by man. So this process of transfer of pollen grains is happening manually. So this process is called as artificial process or the artificial pollination। and किस में कॉमन है, कहाँ कहाँ आपको देखने को मिलेगी, तो हमने, अगर आपने देखा हो कि बहुत सारी राइस वेराइटीज के बारे में हम पढ़ते हैं, जो कुछ नई वेराइटीज हैं जो हमने इन्वेंट की हैं या हमने नेचुरली वो नहीं थी, लेकिन हमारे थ्रू कुछ नई नई वेराइटीज उगाई गई हैं बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू। सो दिस इज ऑल पॉसिबल बिकॉज ऑफ आर्टिफिशियल पॉलिनेशन, राइट। इसके सिवा वीट, मेज, तो ये जो हमारी मेजर क्रॉप्स है ना, इनमें बहुत सारे आर्टिफिशियल पॉलिनेशन, दैट इज क्रॉस ब्रीडिंग कराई गई है। आर्टिफिशियल पॉलिनेशन के थ्रू नई नई वेराइटीज डेवलप की गई हैं, क्लियर। तो आई होप ये आपको समझ आया है। नाउ द क्वेश्चन कम्स, हाउ इज आर्टिफिशियल पॉलिनेशन यूजफुल टू प्लांट ब्रीडर्स। तो प्लांट ब्रीडर्स के लिए ये आर्टिफिशियल पॉलिनेशन इतनी यूजफुल क्यों है, क्योंकि हम यहाँ पर अपने डिजायर्ड कैरेक्टर्स को चूज कर सकते हैं और एक नया प्लांट बना सकते हैं। जैसे अभी हमने बात की कि एक मैंगो की वेराइटी है ए, एक है बी, तो ये जो है ये इसकी न्यूट्रिशनल क्वालिटी बहुत अमेजिंग है और इसकी डिजीज रेजिस्टेंट वेराइटी है ये, मतलब इसमें ये ऐसी वेराइटी है जिसमें डिजीजेस आती ही नहीं है, ठीक है, पकड़ ही नहीं पाता है, इतना ज़्यादा पावरफुल एक वेराइटी है, ठीक है। तो इन दोनों को
मिला के, इन दोनों के कैरेक्टर्स को मिला के हम क्या करेंगे, हम एक नई वेराइटी प्रोड्यूस कर देंगे जिसकी न्यूट्रिशनल क्वालिटी भी अच्छी होगी और जो डिजीज रेजिस्टेंट भी होगी। तो ऐसे नई वेराइटीज, न्यू प्लांट्स बनाने में हमारी हेल्प करता है आर्टिफिशियल पॉलिनेशन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि मेल और फीमेल फ्लावर्स जो होते हैं ना, उनको सेपरेट रखा जाता है एंड फीमेल फ्लावर्स को कवर कर दिया जाता है। तो इसको कवर करने के बाद जो डिजायर्ड पॉलन ग्रेन्स होते हैं उनको लाके फीमेल फ्लावर के ऊपर स्प्रिंकल किया जाता है या डस्ट किया जाता है, और अब फिर से इनको कवर कर देते हैं। और कवर करने के बाद अब ये डिजायर्ड पॉलन ग्रेन्स ही ग्रो करते हैं ऑन द स्टिग्मा, पॉलन ट्यूब बनाते हैं और फर्टिलाइजेशन होती है। सो दिस इज आर्टिफिशियल पॉलिनेशन। सो आई होप आपको ये पूरा प्रोसेस अच्छे से समझ आया है। सो आई होप जितने भी टॉपिक्स हमने इस चैप्टर से डिस्कस किए हैं, जो भी नए कॉन्सेप्ट्स थे, वो आपको हुए होंगे क्रिस्टल क्लियर। नाउ वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट सेशन। टिल देन यू ऑल टेक केयर एंड एज यू ऑल नो, लर्न हब मतलब फ्री है पर बेस्ट है।